हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 का थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। पार्ट 1, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। Question 1, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? So इनको few words या couple of sentences में answers देने हैं, मतलब short answer questions हैं ये। And first question is कि एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई? So एवलिन was 17 when she went to the Royal Academy of Music. Now whenever you write something like this कि एवलिन was 11, एवलिन was 17, फलाना was 10 समथिंग लाइक दैट, सो वो अंडरस्टूड हो जाता है कि आप उसके एज की बात कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लियर है इस क्वेश्चन में, तो यू कैन यूज सच वे ऑफ राइटिंग, मतलब कि आप जो ईयर्स ओल्ड लिखते हो उसको स्किप कर सकते हो। इट्स नॉट रियली मैंडेटरी, सो इसको स्किप करना भी ओके होगा बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि हम उसके एज की बात ही कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कंफर्म्ड? सो उनकी डेफनेस जो है सबसे पहले कब नोटिस हुई एंड कंफर्म कब हुई? नाउ इसका जो शॉर्ट आंसर वर्जन है वो मैंने बोल्ड में लिख रखा है। सो हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 इयर्स ओल्ड। सो उनकी डेफनेस कब नोटिस हुई? जब वो 8 साल की थी। इट वाज कंफर्म्ड व्हेन शी वाज 11। सो जब वो 11 साल की थी तब उनका ये डेफनेस कंफर्म हो गया। बट अज्यूम कीजिए कि अगर यही सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताना हो, so you can add, she was waiting to play the piano when her name was called, and when her name was called she didn't respond. So आप explain कर रहे हैं कि कब कैसे notice हुआ by writing कि जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी एंड जब उनका नाम बुलाया गया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं की। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से पता चलता है कि उनकी डेफनेस कैसे नोटिस हुई। सो दैट इज लाइक कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। सेकेंड पैराग्राफ में कंफर्मेशन कैसे हुआ उसका एक्सप्लेनेशन है। सो शी वॉजंट परफॉर्मिंग वेल एट स्कूल and her headmistress advised her parents to take her to a specialist, where it was discovered that her hearing was severely impaired due to gradual nerve damage. So सेम थिंग जैसा आपके टेक्स्ट में दिया है, आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग, कुछ नया मैंने लिखा नहीं है, नया कुछ फॉर्म नहीं किया है। सो सेम चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा और डिस्क्राइब करना होगा तो। पार्ट 2, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, 30 to 40 वर्ड्स। सो इन ए शॉर्ट पैराग्राफ में अराउंड 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 1, who helped her to continue with music, what did he do and say? So उनको किसने मदद की म्यूजिक को कंटिन्यू करने के लिए, म्यूजिक फील्ड में कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने क्या किया और क्या कहा उससे? सो परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवेलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। सो ये जो परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने हेल्प किया एवेलिन को म्यूजिक कंटिन्यू करने के लिए। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का आंसर कर दिया। सेकंड पार्ट में हमें बताना है उन्होंने किया क्या। He tuned two large drums to different notes and asked her to hear the music differently without using her ears. So उन्होंने दो बड़े ड्रम्स को ट्यून किया डिफरेंट डिफरेंट सुर पे, नोट्स पे, एंड उनसे एवलिन को बोला कि वो म्यूजिक को डिफरेंटली सुनने की कोशिश करे अपने कानों को यूज किए बिना। He trained her to hear music in different parts of her body. So जो से पार्ट था एंड जो डू पार्ट था वो इधर ही है। से पार्ट ये रहा कि उनको बोला कि आप म्यूजिक को डिफरेंटली सुनने की कोशिश करो। नाउ आप नोटिस करो कि आपके टेक्स्ट में इन टर्म्स ऑफ अ कोट दिया हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग मतलब जैसे कोई बोल रहा है उसको एज इट इज बताना, दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। सो एक तरीका तो ये कि आप पैराफ्रेज करें। सो सेम स्टेटमेंट उठा के आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट उसमें आपको रटना पड़ेगा एंड डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है वो चीज़ रटने का। अगर आपको क्रक्स पता है, अगर आपको उसका फाइनल मीनिंग पता है कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश की उसको, सो इट्स ओके। रादर देन पैराफ्रेजिंग हम सिंपली मेंशन करेंगे उन्होंने इन शॉर्ट क्या बोलने की कोशिश की। सो उन्होंने सिंपली क्या बोला कि देखो तुम कान से नहीं सुन सकती तो कान के अलावा म्यूजिक को डिफरेंटली ट्राई करो सुनने का। ही ट्रेन्ड हर टू हियर म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, एंड उन्होंने ट्रेन किया उनको अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से म्यूजिक को हियर करने के लिए। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हियर वर्ब है आप कोट्स में डाल सकते हैं, सिंगल कोट्स में। जब आप सिंगल कोट्स में कोई चीजें डालते हैं स्पेशली किसी सेंटेंस में, देन व्हाट यू से इज कि यहाँ पे उसका एक्चुअल मीनिंग शायद ना हो, इन कॉन्टेक्स्ट मीनिंग है उसका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे हियर में और ऐसे कोट डाला, सो मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सुने, बट आप कॉन्टेक्स्ट समझिए, जैसे आप बोलते हो ना भावनाओं को समझो। सो उन्होंने क्या बोला, हियर करो म्यूजिक को। हियर हम सिर्फ कानों से करते हैं, कानों से सुनते हैं,
बट उनके कहने का मतलब ये था कि आप फील करो अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। तो इस तरह से भी आप कोट में लगा के आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस वर्ब को। सो ये रहा डू पार्ट। सो डू पार्ट पे उन्होंने क्या किया, कैसे ट्यून किया, सेकेंडली उनको ट्रेन किया। क्वेश्चन 2, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। सो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस और कॉजेज बताइए जिसके लिए एवलिन ने परफॉर्म किया। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो एवलिन परफॉर्म्स एट कॉन्सर्ट्स, शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, शी गिव्स क्लासेस टू यंग म्यूजिशियंस। सो वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करती हैं और फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। ये जो फर्स्ट कॉन्सर्ट है और ये सेकंड कॉन्सर्ट है, आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। ये जो कॉन्सर्ट है ये उससे पैसा बनाती हैं, ऑब्वियसली शी अर्न्स मनी थ्रू दैट, और सेकंड वो फ्री करती हैं, इसलिए स्पेसिफिकली हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया फ्री। शी गिव्स क्लासेस टू यंग म्यूजिशियंस, और वो क्या करती हैं, क्लासेस भी देती है यंग म्यूजिशियंस के लिए। मैंने नोटिस किया है बहुत सारे जगहों पे कि लोगों ने ऐसे आंसर दिया है कि शी गेव प्रायोरिटी टू क्लासेस और टीचिंग यंग म्यूजिशियन, जैसा आपके टेक्स्ट में दिया है उसको पूरा यहाँ पे चिपका दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ये करने के लिए। उसके रीज़न दो हैं। अगर आपकी इन्विजिलेटर, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में तो मैंने नोटिस किया है कि इन्विजिलेटर का कुछ कुछ बहुत अच्छे होते हैं, एंड ये वो नोटिस करते हैं कि क्या आप रट रहे हैं या चीज़ें समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, कुछ सेंस में आपका आंसर अगर करेक्ट है और आपने फुल्ली आंसर किया है तो आपके मार्क्स नॉर्मली नहीं कटेंगे, बट जनरली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली 100 एंड 150 वर्ड्स वाले, उसमें तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये भी देखी जाती है कि आप कितने कम वर्ड्स में क्लियरली आंसर कर सकते हो चीज़ों को। एंड इस पर्टिकुलर स्किल को आप ब्रेविटी भी बोलते हो। ब्रेविटी का मतलब होता है कम शब्दों में कैसे आप चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। एंड जब आप में ब्रेविटी आती है, जो स्किल होती है लैंग्वेज स्किल, ब्रेविटी का मतलब ये होता है कि आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, नंबर वन, क्योंकि आप कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करके बहुत सारे वर्ड्स को रिड्यूस करके एक वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज वोकेबलरी पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो गया कि आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ का समरी लिख सकते हैं, आपको पूरे सेंटेंसेस यहाँ पे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 3, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, 100 and 150 वर्ड्स। तो आपको 2 या 3 पैराग्राफ में इसका आंसर देना है, या तो 100 या 150 वर्ड्स में अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन 1, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। सो एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती हैं। अगेन ये जो है ये कोट वाला हियर हो गया, नॉट इन द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड। दिस इज वेयर, यहाँ पे जो मैं ब्रेविटी की बात कर रहा था, यहाँ पे वो स्किल काम आएगी आपकी, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग जगहों पे चैप्टर के उन्होंने कुछ ना कुछ आपको बताया है। अगर आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे सुनती है म्यूजिक को। एंड उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, उसका काइंड ऑफ समरी लिखेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कि हमें समझ में आ गया है जो बुक में दिया गया है। एवलिन इज प्रोफाउंडली डेफ, so she hears music using different parts of her body other than her ear. So एवलिन क्या है, the word is profoundly deaf. Now thing is, ये जो word है मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप ये याद कर लें, profoundly deaf rather than writing deaf, because she was not deaf। मतलब deaf का मतलब हो गया कि वो सुन ही नहीं सकती हैं, her ears are not working, but rather than technically वो बहुत कम सुनती है, इतना कम सुनती है कि वो ना के बराबर है। बट डेफ बोलना सही नहीं होगा, प्रोफाउंडली डेफ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली डेफ। सो मैंने इंटरनेट पे भी बहुत सर्च किया, जब भी उनके बारे में लिखा जाता है तो दिस इज़ द वर्ड दे यूज़, ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है। सो ज़्यादा सही होगा कि अगर आप डेफ लिखेंगे तो आप कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं उनके जो क्लिनिकल टर्म्स होते हैं, जो क्लिनिकली डायग्नोज होती हैं चीज़ें। तो ये उनका जो डायग्नोसिस है वो है प्रोफाउंडली डेफ। सो आई सजेस्ट कि आप यही वर्ड यूज़ करें, बिकॉज डेफ लिखना शायद फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सो प्रोफाउंडली डेफ है, एंड इसलिए वो क्या करती है, म्यूजिक सुनती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी से अदर देन हर ईयर। शी हैज ट्यून्ड हर बॉडी टू फील साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। उन्होंने अपने बॉडी को ट्यून किया है। ट्यून का मतलब होता है, स्पेशली ये जो वर्ड आप करते हो, ये यूज़ करते हो, ये यूज़ करते हो आप कोई भी स्किल के लिए, स्पेशली फॉर एग्जांपल यू ट्यून योर आई, आप आई के लिए भी यूज़ करते हो, ट्यून योर आई। ट्यून का मतलब होता है आप ट्रेन कर रहे हो बेसिकली। आई हो गया, ईयर हो गया, जो भी सेंसिंग एलिमेंट है ना हमारे बॉडी के, ईयर हो गया, नोज हो गया, तो इनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ट्यून। जनरली ट्यून जो वर्ड होता है ना, ये सेंसर्स के लिए यूज होता है कि कैसे आप उनको कैलिब्रेट कर रहे हो, ट्यून कर रहे हो कि चीज़ें वो अच्छे से सेंस कर सके। सो उन्होंने अपने पूरे बॉडी को ट्यून किया ताकि वो वाइब्रेशंस और साउंड्स को फील कर सकें। वाइल प्लेइंग जाइलोफोन शी सेंसेस साउंड्स फ्रॉम द स्टिक्स थ्रू हर फिंगर टिप्स।
अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो कि वो कैसे सुनती हैं। सो एक एग्जाम्पल ये है कि जब भी वो जाइलोफोन बजाती हैं तब वो स्टिक्स के थ्रू आने वाले साउंड्स को अपने फिंगर टिप्स पे सुनती हैं। शी फील्स द रेजोनेंसेज ऑफ द ड्रम्स थ्रू हर बॉडी। वो ड्रम से आते हुए जो भी रेजोनेंसेज हैं वो अपने बॉडी के थ्रू सुनती हैं। डिफरेंट नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और अलग अलग सुर अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कुछ नोट्स उनके अपर बॉडी में वो फील करती हैं, कुछ सुर जो है वो लोअर बॉडी पे फील करती हैं। सो यहाँ पे आपने वो एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर आपने डिस्क्रिप्शन पे दिया वो वीडियो डिटेल में देखा होगा जहाँ पे वो एक्चुअली लाइव परफॉर्मेंस में सबको बता रही थी कि कैसे वो यूज़ करती है अपनी बॉडी को टू हियर म्यूजिक, तो आपको अब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड मे बी शायद आप बेटर वर्ड्स में इसे लिख सकते हैं। इफ शी प्लेज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी फील्स द वाइब्रेशन थ्रू हर बेयर फीट अप थ्रू हर लेग्स। एंड एक एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दिया था कि जब भी वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती हैं तब वो बेयर फीट मतलब अपने नंगे पाँव से फील करती हैं वाइब्रेशन जो वुडन प्लेटफॉर्म से उनके पैरों में आते हैं एंड अप थ्रू हर लेग्स, और उनके पूरे पैर से होते हुए जो वाइब्रेशन वो फील करती हैं। शी इवन फील्स द म्यूजिक इन हर चीक बोन्स स्किन एंड हर हेयर, और वो म्यूजिक इवन अपने चीक बोन्स स्किन एंड हेयर में फील करती हैं। शी वर्क वेरी हार्ड टू होन हर स्किल्स। होन का मतलब होता है शार्पन करें, किसी भी स्किल को बाय प्रैक्टिस शार्पन करें, उसे और ज़्यादा अच्छा बनाएं, तो इसको होनिंग द स्किल बोलते हैं। एंड स्पेशली ये वर्ड स्किल के साथ बहुत यूज़ होता है। सो होनिंग समवन स्किल इज़ अ वेरी पॉपुलर फ्रेज, सो आप भी यूज़ करें। एंड सो उन्होंने बहुत मेहनत की अपने स्किल्स को शार्पन करने के लिए एंड टू ट्यून हर बॉडी टू लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। एंड डेफिनेटली लिसन को मैंने अगेन इसलिए कोट में लिखा है क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली लिसनिंग बट हाँ सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ दैट। नाउ ये पार्ट 2 के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने बिस्मिल्लाह खान और उनके शहनाई के बारे में पढ़ा था। So part 1 is take the right answer. The dash was a reeded noisemaker. So reeded noisemaker किसे बोला गया था? पुंगी को। And especially जितने भी reeded noisemaker थे उनका generic name भी पुंगी रख दिया गया था. So this is the right answer. Dash transformed the पुंगी into a शहनाई. So किसने ट्रांसफॉर्म किया पुंगी को शहनाई में? So obviously यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचेंगे बिस्मिल्लाह खान, नहीं, गलत है ये। अली बख्श जो उनके अंकल थे, नहीं, एक्चुअली एक बार्बर थे, उन्होंने इसको कन्वर्ट किया। बिस्मिल्लाह खान और उनकी फैमिली ने डेफिनेटली इस पे मास्टरी की, इस इंस्ट्रूमेंट पे, शहनाई पे, बट उन्होंने इसको इन्वेंट नहीं किया था। सो आपको ये लग सकता है कि बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंट किया था, बट नहीं, उनकी फैमिली और बिस्मिल्लाह खान ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, पॉपुलर किया, बट एक बार्बर ने एक्चुअली इन्वेंट किया था जिससे ही इसका नाम आता है, बिकॉज देयर इज अ वर्ड नाई। सो बार्बर इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खान्स पैटर्नल एंसेस्टर्स वर डैश। सो बिस्मिल्लाह खान के जो भी दादा परदादा थे, पैटर्नल एंसेस्टर्स, वो कौन थे? बार्बर्स, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, they were not barbers. बिस्मिल्लाह खान learned to play the शहनाई from. So बिस्मिल्लाह खान ने किन से सीखा शहनाई? तो वो अपने अंकल के घर जाते थे, अली बख्श, तो उनसे उन्होंने सीखा। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यूएसए एंड कनाडा। सो बिस्मिल्लाह खान की पहली ट्रिप थी अफगानिस्तान में जहाँ पे उन्होंने बजाया था, और उनको एज अ रिजल्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान ने बहुत ही कीमती पर्शियन कारपेट्स दिए थे। सो द आंसर इज अफगानिस्तान। पार्ट 2, find the words in the text which show Ustad Bismillah Khan's feelings about the items listed below. Then mark a tick in the correct column. Discuss your answers in class. So आपको टेक्स्ट में से ढूंढ के कुछ वर्ड्स आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कैसा फील होता था इन सब चीज़ों से, एंड आप फिर टिक करें क्या उनकी फीलिंग पॉजिटिव थी, क्या उनकी फीलिंग नेगेटिव थी, या उनकी फीलिंग न्यूट्रल थी। सो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक, तो बच्चों को म्यूजिक पढ़ाना के बारे में क्या फीलिंग थी उनकी। सो टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक के बारे में कब मेंशन किया टेक्स्ट में? जब उनको भारत रत्न मिला। सो ही वाज हैविंग रेयर हैप्पीनेस, उनकी आंखों में रेयर हैप्पीनेस चमक रही थी। सो दैट इज हिज फीलिंग, रेयर हैप्पीनेस, एंड वो क्या हो गई? ऑब्वियसली पॉजिटिव। द फिल्म वर्ल्ड, सो फिल्म वर्ल्ड के लिए उनकी क्या फीलिंग थी? उन्होंने दो वर्ड यूज किया था कि ही कैन नॉट कम इन टर्म्स टू, और या बोल सकते हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे वो क्या चीज़? आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। एंड दोनों वर्ड उन्होंने नेगेटिव वे में यूज़ किया था, दैट्स वाई उन्होंने बोला था कि मैं ज़्यादा मूवीज़ इसलिए नहीं किया। सो यू कैन से दीज वर द फीलिंग्स, एंड ये नेगेटिव वे में उन्होंने बोला। माइग्रेटिंग टू द यूएसए, सो यूएस में माइग्रेट करने के लिए उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ही कीप्स यर्निंग फॉर हिंदुस्तान, तो जब भी वो बाहर जाते थे वो हमेशा हिंदुस्तान को याद करते थे। सो माइग्रेटिंग टू यूएसए, इस चीज़ के लिए उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग थी, ही डिडंट वांट टू माइग्रेट, तो आप कह सकते हैं नेगेटिव। प्लेइंग एट टेम्पल्स,
सो मंदिर में बजाना उनके लिए ऑब्वियसली उनको अच्छा लगता था, बट इट वाज नॉट लाइक कि वो बहुत खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। इट वाज नॉट समथिंग कि वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि हाँ ये एक मंदिर है और मैं मुस्लिम हूँ। सो इट वाज नॉट पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। सो उनके लिए द वर्ड ही यूज वाज नेचुरल। सो उनके लिए बहुत नेचुरल था, यूज टू प्ले नेचुरली। एंड व्हेन यू से इट्स नेचुरल, आपका कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ना ही पॉजिटिव इंक्लिनेशन है नेगेटिव, सो यू कैन से इट वाज न्यूट्रल। गेटिंग द भारत रत्न, ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत ही रेयर हैप्पीनेस थी, सो दिस वाज पॉजिटिव। द बैंक्स ऑफ गंगा, नाउ बैंक्स ऑफ गंगा के बारे में दो वर्ड यूज किया था, ये उनका फेवरेट हॉर्न था। एंड सेकेंडली जब वो उनके जो एक स्टूडेंट है उन्होंने बोला था कि कैन यू कम टू यूएस, सो उन्होंने बोला था कि क्या आप बैंक गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो उनका क्लियर मीनिंग ये था कि ही लव्ड गंगा, सो ही हैड पॉजिटिव फीलिंग अबाउट गंगा। लीविंग बनारस एंड डुमराव, सो बनारस और डुमराव को लीव करने का इट इज सेम एज माइग्रेटिंग टू यूएस, ही नेवर वांटेड टू डू दैट। तो वो बोलते थे कि मैं कहीं भी जाऊं मैं इनको मिस करते रहता था, तो ही वाज हैविंग नेगेटिव फीलिंग अबाउट लीविंग। पार्ट 3, आंसर द क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। सो औरंगजेब ने क्यों बैन किया था पुंगी बजाना। ओके, पुंगी बजाना व्हेन यू हियर इट साउंड्स वेरी फनी, बट ऑब्वियसली आज इसका मीनिंग कुछ और है। एनीवे, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। सो उन्होंने पुंगी बजाने को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत ही श्रिल और अनप्लेजेंट था। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट था। सो यहाँ पे आपको दोनों के क्वालिटी के बीच में बताना है कि उसकी साउंड क्वालिटी क्या थी। मे बी आप जब पिक्चर आपने देखा आपके टेक्स्ट बुक में तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं अपने साइड से, बिकॉज अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है और आपके पास अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल है तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि कैसे आप उन दो फिगर्स को देख के ही आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। एंड आई बिलीव ये चीज़ ऐसी है जो आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। अगर आपने कभी देखा होगा डिटेक्टिव मूवीज़ में कि जब भी आप क्रिमिनल को ढूंढते हो तो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं जिन्होंने भी क्रिमिनल को देखा, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्रिमिनल कैसा दिखता है, उसकी नाक कैसी थी, लंबी थी, छोटी थी, या उसकी आंखें कैसी थी, एंड उसके आईब्रोज कैसे थे। एंड आप कभी सोचना कि आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ऑब्वियसली आप खुद के चेहरे को तो बहुत अच्छे से जानते हो, रोज देखते होगे अपने आईने में। सो लेकिन क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर मैं पूछूं आपकी नाक कैसी है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे। वुड यू यूज शार्प, वुड यू यूज स्मॉल, वुड यू यूज लॉन्ग। एंड क्या ऐसे शब्द हैं जिससे एक्यूरेटली आप बोल सकते, जिनको आप बोलते हो आर्टिस्ट या पोर्ट्रेट मेकर्स, उनको पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को अगर आप बोलें कि हाँ मेरी नाक, एंड आपने एक 2 या 3 टर्म्स दे दिए, मेरी नाक ऐसी है, ऐसी ऐसी है, और वो एक्यूरेटली बता दे कि आप में ऐसी स्किल है। ये ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है ये, बट अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसी चीज़ें पढ़ें जहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो शायद आपको वो वोकैबुलरी आ जाएगी कि हाँ नाक के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। अब जैसे हेयर कलर हो गया, हेयर कलर में फॉर एग्जांपल इतने सारे कलर आते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है कि ब्रूनेट, एक होता है ब्लॉन्ड, एंड जो फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस है वो है ब्लैक एंड ब्राउन। सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर मैं बोलूँ आपके बाल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, तो क्या वो कर्ली है, फ्रिजी है, या स्मूथ एंड सिल्की है। स्मूथ एंड सिल्की आप एडवर्टाइजमेंट्स में देखते रहते हो, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपकी जर्नी बहुत लंबी है जब आप एक्चुअली इस चीज़ को समझ के अच्छे से डिस्क्राइब करें। सो बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आई बिलीव कि इस तरह के स्किल को होन करने के लिए है कि आपने पिक्चर को देखा और आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो मैंने भी एक हिंट दिया है आपको इस आंसर में। शहनाई हैज़ अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर स्टेम देन पुंगी। तो शहनाई का जो मेन बॉडी है, जो स्टेम है, वो लॉन्गर और ब्रॉडर है। इट हैज़ अ सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड। उसका जो साउंड है वो सॉफ्ट है, मेलोडियस है। इट हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन द पुंगी। सो उसकी टोनल क्वालिटी पुंगी से ज़्यादा अच्छी है। शहनाई हैज़ अ सिंगल हॉलो स्टेम वाइल पुंगी हैज़ 3 अटैच्ड टू अ सर्कुलर चेंबर। तो ये जो लाइन है ये मैंने उस फिगर से देख के लिखी है। तो आप शहनाई को देखोगे तो एक सिंगल हॉलो स्टेम है, जबकि पुंगी में 3 दिख रहे हैं उस फिगर में, जो कि एक सर्कुलर चेंबर, जो इस तरह का गोल चेंबर था उससे अटैच्ड है। अब सर्कुलर की जगह मोर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा स्फेरिकल, क्योंकि आप 3D की बात करें, सर्कुलर तो 2D हो गया। सो स्फेरिकल चेंबर का क्लियर मीनिंग हो जाएगी एक बॉल की तरह एक चेंबर है, तो सर्कुलर से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा स्फेरिकल। क्वेश्चन 3, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। तो शहनाई को ट्रेडिशनली कहाँ बजाया जाता था
और बिस्मिल्लाह खान ने इसको चेंज कैसे किया। सो शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन द वेडिंग्स एंड टेम्पल्स एज इट वॉज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सो ट्रेडिशनली शहनाई को वेडिंग्स, शादियों और मंदिरों में बजाया जाता था क्योंकि इसको शुभ माना जाता था, ऑस्पिशियस यानी शुभ, और उसको रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था। इट वॉज ऑल्सो प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ नौबत। सो नौबत जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक कलेक्शन था, ग्रुप था, उसका ये पार्ट था। बिस्मिल्लाह खान मेड इट अ पार्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। सो बिस्मिल्लाह खान ने इसको क्लासिकल म्यूजिक का एक पार्ट बना दिया। क्वेश्चन 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। सो कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को अपना बिग ब्रेक मिला, सबसे बड़ा चांस और सक्सेस मिला। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 with the opening of All India Radio in Lucknow. He got a platform there to perform and became popular. So बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक 1938 में मिला जब ऑल इंडिया रेडियो खोला लखनऊ में। उनको वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला परफॉर्म करने के लिए एंड वो फिर पॉपुलर हो गए बिकॉज ही बिकेम ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर, जैसा बुक में लिखा है। इसका मतलब वो पॉपुलर हो गए। एंड गॉट अ प्लेटफॉर्म का मतलब कि ही गॉट अ चांस या स्टेज। जब आपको एक स्टेज मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है परफॉर्म करने के लिए, सो यू ऑल्सो यूज द वर्ड कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला। आपने सुना होगा डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिला अपना टैलेंट शो करने के लिए। सो दैट इज वॉट इट मीन्स, उसको एक चांस मिला। क्वेश्चन 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? Why was the event historic? So बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ शहनाई बजाई थी 1947 में, एंड ये इवेंट हिस्टोरिक क्यों था। सो बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट द रेड फोर्ट, दिल्ली के रेड फोर्ट में उन्होंने ये बजाई थी। एंड ये हिस्टोरिक इवेंट इसलिए था बिकॉज इसी दिन इंडिया ने डिक्लेयर किया था अपना इंडिपेंडेंस। इट वॉज एन हिस्टोरिक इवेंट बिकॉज इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे। Question 6, why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? So बिस्मिल्लाह खान ने क्यों रिफ्यूज कर दिया शहनाई स्कूल स्टार्ट करने के लिए यूएसए में, जब स्पेशली उनके स्टूडेंट ने बोला था कि आप हेड कीजिए एक शहनाई स्कूल। सो बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही इज टू फॉन्ड ऑफ हिज टाउन बनारस एंड डुमराव। बिकॉज उन्हें क्यों रिफ्यूज किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने टाउन्स को जो थे बनारस और डुमराव, और उन्हें छोड़ सके तो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसे प्यार करते थे। ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ समथिंग टू लीव देम। सो इसका मतलब ये हो कि ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ बनारस डुमराव, इसलिए वो छोड़ नहीं सकते थे। ऑल्सो वन ऑफ हिज फेवरेट हॉर्न्स इज द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ही कैन नॉट फाइंड इट इन यूएसए। और उनका एक फेवरेट हॉर्न क्या था, रिवर गंगा का किनारा था, और वो यूएसए में उनको नहीं मिल सकता। सो इन कारणों की वजह से वो रिफ्यूज कर देते हैं। Find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. So आपको 2 instances text में से बताने एटलीस्ट, जिससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान को इंडिया और बनारस से प्यार था। सो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, मैंने 2 इंस्टेंस ही लिखा है यहाँ पे, आप और भी इंस्टेंसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आंसर में। सो फर्स्ट इज व्हेन ही रिसीव्ड भारत रत्न ही एक्सप्रेस्ड दैट इंडिया हैज़ अ रिच कल्चरल हेरिटेज एंड एवरीवन शुड लर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू एक्सपीरियंस इट। तो जब उनको भारत रत्न मिला तो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि इंडिया का जो कल्चर है बहुत ही रिच है एंड सबको सीखना चाहिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। एक्चुअली उन्होंने बोला था कि सबको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बट मोर और लेस इसका मीनिंग यही है कि सबको सीखना चाहिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ताकि वो एक्सपीरियंस कर सकें हमारे कल्चर को। When his student wanted him to head his school in USA, he refused because he could not stay away from Banaras and River Ganga. So जब उनके स्टूडेंट उनको रिक्वेस्ट करते हैं या उनसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्कूल को हेड करें, उसके हेड टीचर बने, म्यूजिकल टीचर, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज वो बनारस और गंगा रिवर से दूर नहीं रह सकते। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं आज फॉर एग्जाम्पल जो यूएस जाने के लिए अपनी धरती को छोड़ देंगे, तो उनको बस चाहिए कि मैं यूरोप चले जाऊँ, यूएस चले जाऊँ, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं ये इंडिया के ये गरीबी और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर चला जाऊँगा। बट वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे इंडिया से और बनारस से कि उन्होंने बोला नहीं, चाहे उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप इमेजिन कीजिए अगर वो यूएस में पढ़ाते तो उनके पास कितनी फैसिलिटीज़ होती, बट क्योंकि उनका जो दिल था वो हिंदुस्तान के पास था, बनारस के पास था, तो उन्होंने ये बना कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि मैं कहीं भी जाऊँ मुझे हिंदुस्तान की याद आती रहती थी। एंड अनदर थिंग इज़ कि उन्होंने शहनाई को स्टेज पे लेके गए, क्लासिकल स्टेज पे, एंड उसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया इंटरनेशनली भी, अलग अलग जगहों पे हमारे कल्चर को उन्होंने स्प्रेड किया। तो वो भी दर्शाता है कि वो ही लव्स इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस गोल्ड लोगो पे क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस चैप्टर के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।